हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मॉडल पेपर के श्रृंखला में हमारे डेस्क वर्क के मॉडल्स पेपर चल रहे थे और हम चौथे मॉडल तक पहुंच चुके हैं। बाकी के दो वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर इनकी तैयारी कर सकते हो। देखिए, मॉडल पेपर कराने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके डेस्क वर्क में या फिर किसी गाइड में इनके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि इसका जो राइट आंसर है वो किस प्रकार से इसमें प्राप्त हुआ है। तो आप करना नहीं सीख पाते, आप सिर्फ रटना सीख पाते हो। कुछ एक प्रश्न आपसे हो जाते हैं, बाकी के प्रश्न जो है वो आप नहीं कर पाते हो। इसीलिए इन मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये परीक्षा में आते हैं और आपको किस प्रकार इसको फटाफट सॉल्व करना है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम मॉडल पेपर 4 की। इसमें से कुछ प्रश्न मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे और कुछ प्रश्नों को मैं जब सॉल्व करवाऊंगा उसी साथ लिखते हुए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है अपना 468 की आवाज गुणन करना है और ऑब्जेक्टिव में से जो राइट आंसर होगा वो आपको छांटना होगा। तो हम फटाफट 468 के आवाज गुणन करके देखते हैं। देखिए, गुणनखंड करना लगभग सभी जानते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 2 का भाग लगाना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 यानी 234 प्राप्त हुआ। फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ता 14। इस प्रकार आपको प्राप्त हो चुका है। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गई है, तो हम 3 से इसमें ट्राई करते हैं। तो 3 का भाग देते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 9 27 39। अब फिर से हम इसमें 3 का भाग देते हैं तो ये जाएगा 13 तिया 39। अब इसमें 13 का भाग लगाना है और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो आवाज गुणनखंड में आपको लास्ट में 1 प्राप्त करना होता है, सिर्फ इसके टुकड़े करने होते हैं। काफी सरल है, आप इसको अच्छे से जानते हो। तो हम इसके टुकड़े को लिख देते हैं। 2 2 2 आया इसमें 2 बार, 3 आया इसमें 2 बार और 13 आया 1 बार। इनको आपको इस प्रकार से लिखना है। 2 पे घात 2, 3 पे घात 2 गुणा 3। अब आपको अपने उसमें जो पेपर आया है उस पेपर में आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 13 ऐसा लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ए है वो आपका राइट आंसर होगा। अब फटाफट इसी के साथ में हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं ये एक मॉडल टेस्ट पेपर बुक में से लिए गए हैं और इसी सीक्वेंस में आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसमें क्रम भी निश्चित रहेगा कि पहला जो प्रश्न है पहली प्रश्नावली में से, दूसरा जो प्रश्न है दूसरी प्रश्नावली में से, तीसरा प्रश्न 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग यानी तीसरी प्रश्नावली में से। इसी सीक्वेंस में आपके 15-16 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं और उनको आप फटाफट किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसलिए आप जितने भी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं इनको आप देखते रहे ताकि आपका एक अच्छा अभ्यास बने। साथ ही आप प्रश्नों और इसके जो आंसर है सॉल्व किस प्रकार किया है इनको भी आप नोट करते रहे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और यदि ऐसा प्रश्न आता है उनको आप आसानी से कर सको। तो हम बिना देर के दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है, तो इसमें k का मान बताना है। देखिए, ये समीकरण देखने से हमें पता चलता है कि ये समीकरण कैसा है, एक द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें अधिकतम घात 2 है। इसमें एक शून्य का आपको दिया है, दूसरा शून्य का आपको प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने का काफी आसान तरीका है। आपको इसमें लिखना है समीकरण 2x² प्लस x प्लस k। ये दूसरा प्रश्न है। इसमें एक शून्य दिया है यानी कि x का मान दिया हुआ है, तो आपको इस समीकरण में x बराबर क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां 3 रखना है। तो ये लिखा है बराबर या 0 लगा देते हैं। तो 2 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k बराबर 0। तो 2 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 2 गुणा 9 करेंगे 18 हो जाएगा प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 18 और 3 21। अब 21 को दूसरी तरफ ले जाना हमें बराबर के दूसरी साइड में, क्योंकि हमें k का मान प्राप्त करना है। तो प्लस का 21 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का 21 प्राप्त हो जाएगा और ये आपका k का मान काफी आसानी से मिल गया है। अब आपको अपने पेपर में देख लेना है कि 21 जो है माइनस का वो किस में आया है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है -21। तो अपना जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है वो भी आपके बोर्ड पर लिखा है, आप फटाफट इनको नोट करते चले, समझते जाए। जहां आपको वापस समझना हो वहां वीडियो पॉज करके रिप्ले करके आप देख सकते हो। हमारा टारगेट है इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व कराना और किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं ये चीज आपको समझनी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस प्रश्न को आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके कभी आपने देखा नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न को काफी महत्वता देनी है और इसको अच्छे से समझ लेना है। अगला प्रश्न है 2x प्लस y बराबर 6 के संतुष्ट करने
वाला युग्म क्या होगा, करने वाला युग्म। यानी कि इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव आपका 1 2, दूसरा है आपका 2 1, तीसरा है आपका 2 2 और चौथा है ऑप्शन 1 और 1। आपको इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही पता लगाना है कि आपको इसमें क्या मान रखना है इस समीकरण के बाएं पक्ष में, ताकि इसका दायां पक्ष है वो समान हो जाए। तो देखिए, यदि आप x की जगह पे 1 रखते हो तो 2 एकम 2, y की जगह 2 रखोगे तो 2 और 2 4, तो ये मान प्राप्त नहीं होगा। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। यदि आप x की जगह पर 2 रखते हो, क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो छोटे कोष्टक में संख्या लिखी जाती है, इनको निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देशांक। और जो पहला मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है y का होता है। इसलिए आपको समीकरण में पहला मान x की जगह पर और दूसरा मान y की जगह पर रखना होगा। तो 2x प्लस y बराबर 6, ये हमारा सॉल्व नहीं बैठा है, इसलिए हम दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो x की जगह पर आपको 2 रखना है, प्लस y की जगह 1 बराबर 6। तो देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 6, यानी कि ये दोनों पक्ष हैं वो बराबर नहीं आया है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, ये भी हमने चेक कर लिया गलत है। अभी हम तीसरे ऑप्शन को लेते हैं। आपका समीकरण है 2x प्लस y बराबर 6। x की जगह पे आपको 2 रखना है और y की जगह पे 2 रखना है। 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6। अब इस ऑप्शन से हमारा जो तीसरा मान जो हमने समीकरण निकाला है, इस समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष समान आ गया है। इसका मतलब है अपना जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इस समीकरण को देखना है और इस समीकरण में जो पहला मान है वो x का है और दूसरा मान है y का है। ये बस मान रख के देख लेना है, आपका आंसर तैयार है। इस देश वर्ग का जो अगला प्रश्न है उसको मैं अभी लिख देता हूं और आपको उसको फटाफट सॉल्व करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, जिस क्रम में सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है, इसी पैटर्न से आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं, इसलिए इनको आप काफी गहनता के साथ में पढ़ें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो आप उसको गलत नहीं कर सके। देखिए, अगला चौथा प्रश्न है, 2 सरल रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत हो परस्पर क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं, समद्विभाजित रेखाएं या समान रेखाएं। दोबारा प्रश्न सुन लीजिए। इस प्रकार 2 सरल रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत है, जैसे कि मान लीजिए ये लंबवत रेखा है और 2 सरल रेखाएं, ये दोनों के साथ में लंबवत है, यानी कि दोनों के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो आपको पता है यदि ऐसी कंडीशन होती है तो इस रेखा को और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपसे पूछा गया था कि 2 रेखाएं यदि किसी एक रेखा के लंबवत है तो वो क्या कहलाएगी? तो वो समांतर रेखा कहलाएगी। और इसमें जो राइट आंसर है चौथे में वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 5वां, जिसमें आपसे पूछा गया है कि -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। देखिए, दूसरी प्रश्नावली जो हमने आपको बताई थी, हमारा दूसरी प्रश्नावली का चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने एक आपको कार्तीय तल के बारे में समझाया था। ये 5वां प्रश्न देखिए, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है प्लस में लिखी हुई, जिसमें ये मान x का, ये x डैश, ये y और ये y डैश, इसमें टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो सेंटर होता है उसको O कहते हैं और उसको 0B कहते हैं। तो इसमें इधर की जो गिनती होती है वो धनात्मक होती है, इधर वाली गिनती ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, और ऊपर जो संख्या है वो आपकी धनात्मक में होगी और जो नीचे संख्या है वो आपकी ऋणात्मक में होगी। तो ये 4 चतुर्थांश है। यदि कोई बिंदु मान लीजिए इस जगह पर है तो उसका जो मान है x का मान उसमें प्लस का 1 होगा, x का मान इसमें प्लस का 2 होगा और y का मान है वो 1 होगा। तो इस निर्देशांक के अंदर आपको कोष्टक के अंदर जो पहली संख्या लिखनी है वो x की लिखनी है, दूसरी संख्या y की। और आपके प्रश्न में जो पूछा है उसने प्रश्न में ये कहा है कि -3 और 5 ये जो मान है वो किस चतुर्थांश में, यानी पहला मान आपका माइनस का है x का और दूसरा y का मान है वो प्लस का है। तो देखिए, इसमें जो मान आएंगे वो दोनों ही प्लस के आएंगे, क्योंकि x का मान प्लस में है, y का मान भी प्लस में है। इस x पर देखिए आप, x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में आएगा। इस अक्ष में x का मान माइनस में है और y का मान भी माइनस में होगा। और इस चौथे वाले अक्ष में
चतुर्थांश में x का मान प्लस में होगा और y का मान माइनस में। अब हमें ये देखना है कि हमारे इसमें किस प्रकार का मान था। तो देखिए पहला मान आपका माइनस का है, दूसरा प्लस का, तो ये माइनस है, दूसरा प्लस है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। आपसे यही पूछा है कि ये जो मान है -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो काफी आसान है ये प्रश्न, जिसको आप परीक्षा में आसानी के साथ में कर दोगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप इन प्रश्नों को फटाफट देख के अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ पर ले जा सकते हो। इसके बाद में छठा प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसका आपसे मान पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। यदि आपको ये मान याद नहीं है या आपको याद करने में दिक्कत आती है, तो हमने प्रश्नावली 9 का प्रश्नावली जो 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके 4 वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन 4 वीडियो में से जो पहला वीडियो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वीडियो में हमने एक इस प्रकार से इसकी सारणी बताई है जो आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग और काफी सरल महसूस होगी। तो आप उस प्रश्नावली को उस फर्स्ट पार्ट को जो नवी प्रश्नावली का उसको जरूर देखिए और आपको एक अच्छी तैयारी मिलेगी, साथ ही आप सारणी को बहुत ही अच्छी से समझ पाओगे। आप उसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए 2 sin 45 cos 45, इसका मान क्या है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और या cos 45 का मान 1/√2। हम इसको सारणी में से देख के बता सकते हैं। आपको उस समय जब सारणी कराई थी तो आपको पता होगा कि सारणी में हमने किस प्रकार से मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहा था। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 गुणा 1/√2, 1 गुणाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 से करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 काटने के बाद में 1 प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर होगा वो 1 होगा। और ये आपको ऑब्जेक्टिव नंबर सी में आपको मिल जाएगा। इसमें आपसे मान पूछा है तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 7वां, उसको ध्यान से सुनिए और आपको सॉल्व करना है इसे। आप फटाफट प्रश्नों को, इन आंसरों को साथ साथ उतार लिया करें। अगला प्रश्न, यदि किसी वृक्ष की छाया, यदि किसी वृक्ष की छाया, उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए प्लेलिस्ट में हमने जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के 4 वीडियो अपलोड किए, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद में इस प्रश्नावली से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप उनको जरूर देखें ताकि आप इसको फटाफट कर सकते हैं। देखिए यदि किसी वृक्ष की छाया, देखिए हम मान लेते हैं कि ये वृक्ष है और इस वृक्ष की जो छाया है वो इस तरह से बनी हुई है। बस ये अपना प्रश्न हो चुका है और लगभग इसका चित्र कंप्लीट है अपने पास में। और ये 90 आपको यहाँ इस जगह लगाना है। और आपसे उन्नयन कोण कहा है, ध्यान दीजिए उन्नयन कोण, तो इस जगह पर आपका थीटा आएगा। थीटा कितना है वो आपको पता लगाना है। इसमें ऑप्शन है 90, 60, 45, 30, 90, 60, 45 और 30। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको पता लगाना है। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्नावली से संबंधित दो तीन प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी आपको काफी अच्छी करनी होगी। यदि किसी वृक्ष की छाया, उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, यानी कि आपको छाया दी है तो इसमें कहा है 1/√3 है इसकी। अब इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। और इसकी x की 1/√3 का मतलब है इसमें गुणा x करना है और हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं x/√3। ये आपका इसमें मान हो गया। जैसे प्रश्न कह रहा है, सुनिए वापस, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, तो हमने मान लिया है कि इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, वृक्ष की ऊंचाई है x। माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर x, तब इसकी छाया कितनी हो जाएगी, छाया हो जाएगी x/√3 और वो हमने लिख दिया है।
और इस प्रश्नावली को कराते समय आपको एक ही बात बताई थी, जो चीज दी है और जो चीज ज्ञात करनी है, या फिर जो चीज दी है जो चीज ज्ञात करनी है, उन दोनों के अंदर चलना है। तो थीटा के सामने जो भुजा है वो लंब कहलाएगी, 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाएगी, और जो शेष भुजा है वो आपकी आधार कहलाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार में चलना है। और ये चीज आपको याद होगा, लाल बटा कक्का, इसमें जो तीसरा जो मान है, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। तो टेन होता है लंब बटा आधार, तो आपको लिखना है यहाँ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जो थीटा है उसका मान हमारे पास में है नहीं, हमें ज्ञात करना है। लंब का मान आपका x है, बटे में x बटा √3 रखना है। और यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो चौथी संख्या है वो हमेशा पहली संख्या के पास पहुंच जाती है। तो जो ये संख्या है यहाँ पहुंच जाएगी, तो ऊपर पहुंच कर ये बना x गुणा √3 बटा x। तो x से x खत्म, आपका जो मान है वो √3 प्राप्त हुआ है। तो आपको ये पता लगाना है कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है, और जो सारणी हमने आपको समझाई है उसको आप जरूर देखिए। तो tan थीटा में √3 है वो 60 का मान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 60 डिग्री होगा। आपको सिर्फ इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो काफी सरल प्रश्न है। यदि समझ में नहीं आया तो आप पुनः देख सकते हैं। इसमें आपसे कहा था कि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, तो हमने मान लिया वृक्ष की ऊंचाई x है और छाया x/√3 है। तो आपको लंब और आधार दोनों में तुलना करनी है, और लंब और आधार मिलता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान आपका x है, आधार का मान x/√3 है। तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो इससे गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा √3 से हुआ, बट्टे में x है, x खत्म, √3 प्राप्त हुआ। तो tan थीटा का मान √3 किसका होता है, तो थीटा का मान उस समय 60 डिग्री होता है। बस यही आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां। आपके पास में यदि ये डैश वर्ग है तो इसमें से मॉडल नंबर 4 निकाल लीजिए और उन प्रश्नों को साथ साथ टिक करते जाइए जो आपसे नहीं होते हैं या फिर जिसका आप राइट आंसर दे पाते हो, ताकि आप कुछ ही समय में कम से कम एक मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए। और यही परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मॉडल पेपर की अच्छे से सभी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं। ध्यान दीजिए, 7वें प्रश्न में क्या कहा है कि एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो कितनी स्पर्श रेखा होती है, इसका सभी बच्चे आंसर जानते होंगे, 2 स्पर्श रेखा होती है। देखिए, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होगी, 2। और यदि आपसे कहा जाए कि बिंदु यदि वृत्त के ऊपर स्थित है तो वहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। लेकिन आपसे कहा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर, तो हमें पता है ये वृत्त है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा है, तो अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखा है। तो ये 3 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त के ऊपर बिंदु से एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, और वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची जा सकती है। तो ये प्रश्न हमेशा लगभग परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार आपको इसका राइट आंसर देना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां। 8वां प्रश्न है, अच्छा 8वां करा दिया है। 9वां प्रश्न है आपका, चित्र में वृत्त का केंद्र O, वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और AOB 30 डिग्री है। तो लघु चाप AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए, प्रश्न कहा है आपसे कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है वो 18 है, दोनों त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर, और यहाँ जो थीटा है वो आपको 30 डिग्री दिया है। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आप जानते होंगे, 2 पाई r थीटा बटा 360। इस सूत्र से आप चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही सूत्र हैं, एक तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करने का और एक आपका त्रिज्यखंड ज्ञात करने का। वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए सिर्फ त्रिभुज को घटाया जाता है। तो इसमें हम मान रख देते हैं 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या दी आपके 18।
और थीटा दिया आपका 30 डिग्री का बटे में 360। 0 से 0 खत्म, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 से 2 खत्म। अब क्या बचा है आपका, इसमें आपका जो आंसर है, अच्छा इसमें आंसर जो आपसे पूछे गए उनको ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं। इसमें आंसर दिया है 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई एंड 4 पाई। ये आपसे 4 ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई और 4 पाई। यानी हम पाई का मान नहीं रखते तो हम पाई की जगह पाई रहने देते हैं बस। देखिए अभी आपके इसमें मान बचा ओनली 3 और नीचे सब खत्म, ऊपर से भी पाई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 पाई होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, 3 पाई। बस काफी सरल है, आपको सूत्र में रख देना है, पाई की जगह मान मत रखना है क्योंकि आंसर में पाई के रूप में पूछ लिया है। और यदि पाई के रूप में नहीं पूछता है तो आपको उसमें पाई की जगह पर 22/7 लिखना है। और यदि आपकी परीक्षा में आता है कि पाई की जगह 3.14 लेना है तो आपको उस समय 3.14 यूज में लेना होगा। अगला प्रश्न 10वां। नौ प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां प्रश्न है वो सुनिए आप। इसमें लिखा है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न को, त्रिज्या का जो मान है वो 28 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर है और थीटा है वो आपका 45 डिग्री है। और आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके जो राइट आंसर, इसमें जो आंसर है ऑप्शन वो मैं बता देता हूं, 250, 308, 376 और 404 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हाँ जी, इनके ये 4 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से हमें पता लगाना है कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मान रखना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए तो पाई की जगह रखते हैं 22/7, त्रिज्या हमारी 28 गुणा 28, थीटा का मान 45 बटे में 360। तो जो कट रहा है वो काट देते। देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 45 एकम 45, 45 गुणा 8 करेंगे तो 360, 8 पंजे 40, 8 चौ 32, 8 36, यानी कि 45 के बाद 360 में कितने बार जाएगा, 8 बार। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे सिर्फ 2 शेष बचा है, 2 एकम 2, ये 11 बार। 28 गुणा 11, यानी ये संख्या आपकी ऊपर बची है, इनका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 28 गुणा 11 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 28, 28, 8 तो 10, 2 1 3, तो 308। ऑप्शन में हमें देख लेना है 308 कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर होगा। और इसमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको प्राप्त होता है। तो प्रैक्टिस के साथ में आप काफी अच्छे से इन प्रश्नों को कर सकते हो। इसके लिए आपको नियमित वीडियो देखना होगा ताकि आप फटाफट इन प्रश्नों को परीक्षा में कर पाए, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास में बहुत प्रश्न होते हैं जिनको हमें एक लिमिटेड टाइम में यानी 3.25 घंटे में कंप्लीट करना है। तो उस समय के प्रैक्टिस के लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा, तभी आप गणित के पेपर को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। वरना ध्यान रखना आपके काफी प्रश्न परीक्षा में छूट जाएंगे जिनको आप करने का समय तक नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर है। एक शंकु का आयतन, 11वां प्रश्न है। देखिए एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको दी है 6 सेंटीमीटर। आपको इस शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस शंकु की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। इसके लिए आपको शंकु के आयतन का सूत्र पता होना आवश्यक है और शंकु का आयतन का सूत्र होता है, इधर लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 और इसका मान है 308। ऊंचाई हमारे पास में h का मान 6 दिया है तो इस सूत्र में हम ऊंचाई की जगह 6 लिख देते हैं और पाई की जगह 22/7 त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है
और इस सूत्र को फटाफट जमा देते हैं। देखिए पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा है, ऊंचाई को जगह 6 लिखा है, बट्टे में 3 बराबर 308। जो चीज कट रही है उसको काट देते हैं, जो बचेगी उसको हम छोड़ देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस इतनी संख्या हमारे पास में सॉल्व हुई है, बाकी नहीं हो रही। आपको इनका पक्षांतरण करना है। तो चर राशि दर बाकी की भगा देते हैं हम बराबर के दूसरी साइड में, तो बराबर के दूसरी साइड है 308। ये 7 का अंक जो है वो दूसरी साइड में जाने के बाद गुणा का हो जाएगा, क्योंकि वज्र गुणा हो चुका है यहाँ, और 22 और 2 आपके बट्टे में चला जाएगा। 22 और 2 ये दोनों संख्याएं बट्टे में पहुंच जाएगी। तो 22 का भाग देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एक दूनी 22 और 11 8 88, ये कटता है आपका 28 बार। 2 एकम 2, 28 को काट दिया 14 बार, 2 एकम 2, इस 14 को काट दिया 7 बार। तो अभी ऊपर संख्या बची आपकी आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, यानी आर स्क्वायर बराबर 49। तो आपको आर स्क्वायर का मान 49 प्राप्त हुआ है। और आपसे प्रश्न में पूछा था त्रिज्या कितनी है, तो आपको दोनों तरफ वर्गमूल करना है। तो 49 का जो वर्गमूल है वो होता है 7, 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 7 गुणा 7 49 होता है। तो इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगी। और इसमें राइट आंसर आपको मैच कर लेना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपके 11 प्रश्न हो चुके हैं। अगले कुछ प्रश्न और शेष रहे, उनको भी आप फटाफट देख लीजिए, ताकि यदि वैसे प्रश्न आते हैं तो आपको करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। देखिए एक अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ किताब पर ही डिपेंड नहीं होना होगा, आपको इसके लिए डेस्क वर्क भी देखनी होगी, या कोई भी आपकी गाइड जो भी है वो आपको देखनी होगी। इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको नए नए आइडिया मिल सकें। और ऑब्जेक्टिव के जो आंसर है वो आपको आपके आंसर शीट में नहीं मिलते हैं। इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 तक के अंक हैं। और इसमें से आपसे प्रायिकता पूछी गई है। और प्रायिकता किसकी पूछी है? सम संख्याओं की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? सम संख्याओं की प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली लास्ट है जो हमारी इस किताब की, काफी सरल है। और देखिए सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6 8। तो ये कितने अंक हो चुके हैं? 4। और कुल संख्या कितनी है आपकी? 9। तो बट्टे में 9 लगा दिया। अब जो आपका राइट आंसर होगा वो 4/9 होगा। वापस समझ लीजिए, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। हमसे पूछा है सम संख्याओं की प्रायिकता, तो इसमें सम संख्याएं 2 4 6 8, तो 4 अंक हैं और टोटल संख्या है 9 है, तो 4/9 आपका राइट आंसर है। और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए फटाफट। बारहवां प्रश्न। 12वें प्रश्न में कहा है 2 तार है। कितने तार है? 2 तार। एक तार की जो लंबाई है वो 12 मीटर है और जो दूसरा तार है उसकी लंबाई दी है आपको 16 मीटर। आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आपसे कहा है कि 2 तार हैं, एक तार की लंबाई 12 मीटर है और दूसरे तार की लंबाई है वो 16 मीटर है। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है और प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो तार है 12 मीटर का और 16 मीटर का, इनको समान समान टुकड़ों में आपको काटने हैं। आपको बताना है कि इनकी जो अधिकतम समान लंबाई है वो कितनी करनी होगी। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों का क्या निकाल देना है? HCF निकालना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 12 के टुकड़े अलग कर दीजिए और 16 के टुकड़े अलग कर दीजिए। 2 6, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। यहाँ देखिए 8, 2 का भाग दिया 4, फिर से 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। तो 12 के जो टुकड़े हैं वो प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 जो है इसके टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनमें क्या क्या कॉमन है? देखिए ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। तो HCF निकालना आप आसानी से जानते हो। तो 2 गुणा 2, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 4।
यानी कि ऐसे प्रश्नों में सिर्फ आपको HCF, जिसको आप मास अपर या महत्तम समापवर्तक भी बोलते होंगे, तो आपको इसका HCF ज्ञात करना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और किस ऑप्शन में आपका 4 आंसर लिखा है ये आप सेलेक्ट कर पाओगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी है, उसमें 4 मीटर लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 14वां, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। इसके शून्य के ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 14। देखिए समीकरण हमारे सामने लिखा है x स्क्वायर माइनस 25, और समीकरण को देखते ही हमें पता चल गया है कि इस समीकरण में जो चर राशि है वो x है और उसकी अधिकतम घात है वो 2 है। इस वजह से ये जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 विधियां आपको पहले ही बताई जा चुकी है। एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में 3 पद नहीं है, सिर्फ 2 ही पद है, एक पद आपका स्क्वायर वाला है, दूसरा अचर वाला है, तो आपको बराबर 0 कर देना है और x स्क्वायर वाला 25 को दूसरी साइड ले जाइए। बस आपको x का मान ज्ञात करना है, इसलिए वर्गमूल करना है। तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और 25 का वर्गमूल है और प्लस माइनस 25 होगा, यानी कि 25 का जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस 5 प्राप्त होगा। तो ये आपके x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, एक प्लस का 5 है और दूसरा जो x का मान आएगा वो माइनस का 5 होगा। बस इसी के साथ में ये प्रश्न भी खत्म। देखिए आपसे 2 चर पूछे हैं शून्य, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है तो 2 आंसर आने वाले हैं। तो एक जो मान है आपका प्लस का 5 आएगा, दूसरा मान माइनस का 5 है, और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 यानी कि बी वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो काफी सरल सरल प्रश्न है जिनको आपको परीक्षा में सॉल्व भी करने होंगे। समीकरण लिखा है 2x माइनस वाई, ये 15वां प्रश्न। 2x माइनस वाई बराबर 17, और यदि y बराबर -1 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, समीकरण आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण यानी तीसरी प्रश्नावली में से लिया हुआ है। 2x माइनस वाई बराबर 17, आपको y का मान दिया है इसने -1, तो x का मान ज्ञात करना है। इस कंडीशन में आपको y की जगह सिर्फ मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। y की जगह -1 लिखा बराबर 17, 2x -1 गुणा माइनस प्लस 1 बराबर 17, 2x बराबर 17, एक दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का 1 हो जाएगा, तो 17 में से गया 16, 2x बराबर 16, x बराबर 16 बटा 2 यानी x बराबर 8। आपसे x का मान पूछा गया है और ये x का मान आपको 8 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाँ 16वां। तो काफी सरल प्रश्न है और कुछ प्रश्न कठिन भी होते हैं जिनको आपको करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, और हम रोजाना जो मॉडल पेपर्स करा रहे हैं उनमें काफी कठिन प्रश्न भी आते हैं, काफी सरल प्रश्न भी होते हैं। अगला प्रश्न आपको छठी प्रश्नावली में से दिया है, आपको समझना है। इस प्रकार से एक आकृति दी है और इसका नाम है ABC, ये समांतर, ये इसके समांतर लाइन खींची है, इसका नाम DE। प्रश्न को देखकर आप समझ चुके हो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रश्न है। इसमें AD का मान आपको 4 दिया है और DB का मान 6 है, AE का मान 5 और ये मान आपको EC का ये ज्ञात करने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इस कंडीशन में आपको पता है जब ये लाइन यानी DE इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर है तो उस समय आपको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगानी होती है, और इस कंडीशन में आपको लिखना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सीधा मान लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 बटा 6, AE का मान 5 और EC का मान आपको ज्ञात करना। देखिए AD बटा DB, AD का मान 4, DB का मान 6, AE का मान 5, EC का मान ज्ञात करना है। बस वज्र गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणा EC बराबर 6 गुणा 5।
आपको इसी का मान प्राप्त करना है तो 6 गुणा 5/4 कट रहा उतार दीजिए, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका मान है 15/2। 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5 प्राप्त होगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस ईसी का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा हमें, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी है इसका राइट आंसर, जिसमें 7.5 आपका मान दिया हुआ है। अब इस मॉडल के सिर्फ 2 ही प्रश्न बाकी हैं, 17वां और 18वां। वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वो त्रिकोणमिति घनफल योग यानी प्रश्नावली संख्या 9 से पूछे जाते हैं हमेशा। तो इन प्रश्नों को आप जरूर समझें। देखिए, एक मीनार था, उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसमें कहा है ये मीनार है, ये मीनार है और ये इसका तल है और यहाँ कोई बिंदु है। तो मीनार के तल से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर। देखिए, ये एक मीनार है, इस मीनार के तल से एक बिंदु है जो 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, ये आपका 90 हो जाएगा। नाम हम डाल देते हैं ए बी सी। 90 के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, थीटा के सामने भुजा लंब और जो शेष भुजा बची वो आपकी आधार। बस ये आपका प्रश्न तैयार है। आपसे इसमें पूछा है लंब की ऊंचाई यानी इस मीनार की ऊंचाई आपसे ज्ञात करनी है। बस जो चीज दी है और जो चीज ज्ञात करनी है दोनों के अंदर तुलना करते हैं। और लंब और आधार आते हैं टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आपको यदि इन चीजों में दिक्कत आती है तो प्रश्नावली लोग का वीडियो अपलोड है, उसको आप जरूर देखें ताकि आपको सॉल्व करने की स्पीड से सॉल्व करने की आदत हो जाए। तो टेन 30 डिग्री, तो लंब का नाम है आपका ए बी, आधार का नाम आपका बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान आपको ज्ञात करना है और बी सी का मान 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। √3 ए बी बराबर 100, आपको सिर्फ ए बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 100/√3 और आपको देख लेना है कि ऑब्जेक्टिव में है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा यानी कि सी, उस ये आपका राइट आंसर होगा जिसमें आपका इस ए बी का मान 100/√3 मीटर मिल जाएगा। अब आपका इस प्रश्नावली का, इस मॉडल का लास्ट प्रश्न शेष है जो 17वां है। आप इन प्रश्नों को फटाफट साथ साथ उतारते चले और वीडियो पॉज करके इनको उतार ले ताकि हर एक प्रश्न की आपके पास में लिस्ट बन जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन मॉडल्स पेपर्स के साथ में आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती। 17वां प्रश्न, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे थीटा का मान है वो पूछा है, जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से 3 गुना है, √3 गुना है। देखिए, हमेशा 90 डिग्री का ही चित्र बनने वाला है, यानी समकोण त्रिभुज का ही चित्र बनने वाला है। ये कोई व्यक्ति है, ये कौन है, कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की ये छाया बनी हुई है, ये छाया है। आपसे थीटा पूछा है, थीटा के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार। इतना रखने के बाद हम मान रखेंगे इनके। परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना है। इसमें कहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना है। तो हमने व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो मान ली x, माना ऐसा प्रश्न पहले भी अभी आया था इसी मॉडल्स में, माना व्यक्ति की ऊंचाई बराबर x और जो छाया है वो है आपकी √3x। तो आपको ये मान x दिया है, ये √3x दिया है, तो इन दोनों में तुलना करनी है लंब और आधार। और आपको पता है लंब और आधार मिलता है आपका tan थीटा में और थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो लंब का मान आपने x लिखा है, आधार का मान √3x लिखा है, तो x खत्म। आप बताइए आप tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? उम्मीद है सबको पता होगा कि tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री का होता है। बस
ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो बहुत ही कम समय में हमने फटाफट इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। ऐसी प्रैक्टिस आप भी रखिए ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, और ऐसे ही प्रश्न जो आपसे वन लाइनर में पूछे जाते हैं और बड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। वन लाइनर और बड़े प्रश्नों को हम इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनकी आंसर शीट आपके पास में है, आप वहां से देखकर काफी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और यदि आप प्रश्न को तैयार नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो उस गाइड का नाम और प्रश्न संख्या आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगले वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना काफी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर देना नहीं भूलें। इसी के साथ में आज विदा लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।